दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अक्टूबर 2022 को 52वें बाइपार्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत जितने भी सरकारी बैंक हैं उन्होंने IBA के सामने जितने भी सरकारी बैंकों के जो यूनियंस है उन यूनियन ने मिलकर IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सामने क्या डिमांड रखी हैं उनके बारे में हम लोग आज वीडियो में बातें करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैंकिंग सेटलमेंट संबंधी सूचनाएँ जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये जो डिमांडें हैं ये मुख्य रूप से 4 बैंक यूनियन जिनके नीचे नाम दे रखे हैं उन 4 बैंक यूनियन ने IBA के सामने रखी हैं। अब हम लोग वन बाई वन डिमांड कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। डिमांड के अंदर दोस्तों पहले दे रखा है कि यहाँ पे 2 बैंकों के नाम दे रखे हैं, कैथोलिक सीरियन बैंक और DBS बैंक। दोस्तों DBS बैंक उसका पहले नाम था लक्ष्मी विलास बैंक। दोस्तों इन दोनों बैंकों में अभी तक जो 11वां बाइपार्टेट सेटलमेंट है वो लागू नहीं किया है। तो यूनियन की पहली डिमांड है कि इन दोनों बैंकों में सबसे पहले 11वां बाइपार्टेट सेटलमेंट है वो लागू करना चाहिए बिना किसी डिले के। दूसरा दोस्तों दूसरी जो डिमांड है वो सभी बैंकरों की कॉमन डिमांड है और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है कि 5 डे बैंकिंग है वो शुरू होनी चाहिए। दोस्तों RBI 5 डे काम करता है, LIC 5 डे काम करती है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो 5 डे काम करते हैं। इसलिए बैंक यूनियन भी बोलती है कि बैंकिंग को भी आप 5 डे बैंकिंग घोषित कर दो। तो ये मोस्ट डिमांड है इस बार सेटलमेंट के अंदर। तीसरा है इम्प्रूवमेंट इन पेंशन। दोस्तों जितने भी एग्जिस्टिंग पेंशनर है उन सब की पेंशन के अंदर है वो इम्प्रूवमेंट करना है, यह भी इस डिमांड के अंदर कहा गया है। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि 11वां बाइपार्टेट सेटलमेंट जो हुआ था उसके जितने भी पेंडिंग इशू है उनको हमें सॉल्व करना है। 5वें के अंदर कहा गया है कि इस सेटलमेंट के अंदर जितने भी ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है एंड फॉरेन बैंक है वो सारे इसके अंदर कवर होने चाहिए। छठा दे रखा है डेट ऑफ इफेक्ट, यानी ये जो सेटलमेंट है वो कब से लागू होगा। तो इसमें दे रखा है 1 नवंबर 2022 से सेटलमेंट है वो लागू होना है। 7वां नंबर दे रखा है पीरियड ऑफ सेटलमेंट है कि सेटलमेंट जो लागू हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है। तो इसमें दे रखा है ये जो सेटलमेंट है वो 5 ईयर के लिए लागू हो रहा है जो 31/10/2027 तक रहेगा। उसके बाद में अगला सेटलमेंट है वो लागू होगा। 8वां पॉइंट में इन्होंने कहा रखा है कि जो अब नया बेसिक बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने कहा गया है कि जो नया बेसिक बनाना है तो नए बेसिक है उसके अंदर आप DA मिला दो, ठीक है। और जो DA मिलाओगे आप वो जुलाई और सितंबर क्वार्टर के अंदर जो DA था वो DA मिलाना है और DA मिला के आप इसके अंदर आप नई बेसिक है वो तैयार कर दो। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल अलाउंस है ये, वो स्पेशल अलाउंस भी आप इसमें जोड़ दीजिए आप, ठीक है। जैसे 9 पॉइंट में ये चीज़ इन्होंने कहा रखी है कि जो स्पेशल अलाउंस आप दे रहे हो वो अलाउंस प्लस DA इन दोनों को आप बेसिक पे के अंदर जोड़ के हमें दे दो। जो नई बेसिक पे बनाओ वो नई बेसिक पे में अभी की जो बेसिक पे है वो प्लस DA प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस उसका DA इन सबको मिला के आप नई बेसिक पे है वो बना दो। 10वां नंबर पॉइंट है उसमें दे रखा है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट बताया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब तक बंदा रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक उसको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो मिलने चाहिए, इसके बारे में ये कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है अगर कोई रिवर्सल रहता है तो उसको 1 ईयर के बाद में उसको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो आपको देने हैं। दोस्तों 11वां नंबर है उसमें कहा गया है रिवीजन इन स्पेशल पे। दोस्तों जो स्पेशल पे मिलता है अपने को उसके अंदर रिवाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो स्पेशल पे है उसके अंदर DA मर्ज कर दीजिए और नया जो बेसिक पे है नया बेसिक स्पेशल पे का है वो आप बना दीजिए। इसके अलावा जितने भी SWA है उन सब को आप SWO भी बना दीजिए। जितने भी बैंक में सब स्टाफ है उन सब को आप दफ्तरी बना दीजिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे जो पोस्ट है जैसे मान लो स्पेशल SWB है, हेड कैशियर है, स्पेशल असिस्टेंट है, वो जिस प्रकार उनका कार्य है उनके कार्य को देखते हुए उनके
उनको रिस्क कितनी है ये देखते हुए उनका जो स्पेशल पे है उसको इसी अनुरूप में बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन पे मिलता है, PQP मिलता है, FPP मिलता है, इन सब के अंदर वृद्धि करनी चाहिए। आगे दे रखा है क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट। दोस्तों ये कह रहा है कि एक जो प्रोफेशनल बैंकर का कोर्स होता है अगर वो पास करता है तो उसको अलग से इंक्रीमेंट है वो मिलना चाहिए। एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, कोई बंदा है वो PG करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसको इसका लिए अलग इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। सभी स्टाफ को अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको अलग से इंक्रीमेंट है वो मिलना चाहिए। 12वां दे रखा है ऑफिशिएटिंग पे, उसमें कह रखा है कि पहले नियम ये था अगर कोई 7 दिन तक अपने हायर कंडीशन में काम करता है, पोजीशन पे काम करता है तो उसको ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिलता है। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर बंदा 2 दिन भी काम करता है तो उसको ऑफिशिएटिंग अलाउंस है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा कह रखा है इसके अंदर जो ऑफिशियल अलाउंस पे करने के जो नियम फॉर्मूला वगैरह है इसको आपको सिंपल बनाना चाहिए। आगे दे रखा है DA अलाउंस का फॉर्मूले के बारे में कहा। दोस्तों 13वां जो है DA अलाउंस का फॉर्मूला है, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी CPI आप 1960 को 100 मान रहे हो, उसकी जगह आपको CPI 2016 को 100 मान के हमें DA का भुगतान करना चाहिए। तो CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जी DA है उस वो चाहिए, ठीक है। और अब एक पॉइंट भी उसका रिवाइज होना चाहिए, DA बढ़ना चाहिए या DA है वो घटना चाहिए। ये कुछ बातें इन्होंने DA के बारे में कह रखी है। 14 नंबर पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन HRA। दोस्तों ये पहला ये बोल रहे हैं कि जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उन सब को आपको क्वार्टर है वो उपलब्ध कराने हैं। अगर क्वार्टर नहीं कराओ तो जो अपने को जो फैसिलिटी मिलती है जो अभी ऑफिसर को मिलती है लीज वाली, वो फैसिलिटी सभी एम्प्लॉयज़ को चालू करनी है। इसके अलावा नीचे ये कह रखा है कि इसके अंदर HRA के अंदर आपको पर्याप्त वृद्धि है वो करनी है। बाकी इसके अलावा दोस्तों ये कहा गया है कि पेमेंट ऑफ HRA ऑन कैपिटल कॉस्ट, जहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो खुद के मकान में रहता है उसे HRA का जो पेमेंट है वो कैपिटल कॉस्ट के ऊपर करना चाहिए। इसके अलावा जो स्टाफ रेंट रिसिप्ट प्रस्तुत करता है उसको 150%, नॉर्मल का 150% HRA है वो देना चाहिए। जितने भी क्लरिकल स्टाफ है उन सब को लीज है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का ट्रांसफ़र दूर कर दिया जाता है तो उसको HRA है वो 150% है वो पेएबल करना चाहिए। ये कहा गया है HRA के बारे में। अब 15 नंबर है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसमें कहा गया है जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनके पास ओन व्हीकल है उन सबको पेट्रोल का जो रिम्बर्समेंट है वो करना चाहिए। जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको बैटरी चार्ज करने का जो रिम्बर्समेंट है वो करना चाहिए। जितने भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उन सब के अंदर पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी चाहिए। ये कहा गया है 15 नंबर पॉइंट पे। 16 नंबर पॉइंट में कहा गया है इम्प्रूवमेंट इन अदर अलाउंस। दोस्तों जितने भी अलाउंस है, हिल अलाउंस है, फ्यूल अलाउंस है, उनके अंदर वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंसेंटिव है गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट के अंदर RBI के अंदर है वो लागू करना चाहिए। लक्षद्वीप आइसलैंड अलाउंस है वो ये जितने भी अलाउंस है उन सबको, कई जो अलाउंस नहीं है उन अलाउंस को लागू करना चाहिए बैंक के अंदर। इसके अलावा एजुकेशन अलाउंस चालू करना चाहिए, लंच अलाउंस चालू करना चाहिए, लर्निंग अलाउंस है वो चालू करना चाहिए। यानी कई जो अलाउंस है वो लागू करने चाहिए। जो अलाउंस है उनको पर्याप्त रूप से आपको बढ़ाना चाहिए। ये कहा गया है 16 नंबर पॉइंट के अंदर। डेपुटेशन अलाउंस है उसके अंदर पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा क्लोजिंग अलाउंस है, मिड एकेडमिक अलाउंस है वो चालू करना चाहिए। साइकिल अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है, इन सब के अंदर पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी चाहिए। सब स्टाफ के लिए स्कूटर मोपेड अलाउंस है वो स्टार्ट करना चाहिए। ये 16 नंबर पॉइंट में कहा गया है। 17 नंबर पॉइंट है उसके अंदर कहा गया है नहीं मेडिकल के बारे में कहा गया है कि जो वार्षिक चिकित्सा सहायता मिलती है उसके अंदर काफ़ी रूप से वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि जितने भी खर्चे वगैरह हैं वो बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए समय समय पर आंखों की जांच की जो सुविधा है वो करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारियों की आंखें हैं वो लगातार कंप्यूटर के संपर्क में आती है। 18 नंबर पॉइंट है उसमें कहा गया है जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लागू हुई है उसके बारे में कहा गया है कि जब से ये लागू हुई है इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसके अंदर प्रीमियम इसके अंदर पर्याप्त रूप से जो दिशा निर्देश है उनको आपको चेंज करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए। प्रीमियम है वो उसको कम से कम 3 साल के लिए समान कर देना चाहिए। कैशलेस योजना के अंदर जो हॉस्पिटल है उनकी संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। और आपको 24 घंटे जो हॉस्पिटल में रहना होता है, ठीक है ना,
जो नियम है वो हटा देना चाहिए। इसके अलावा बैंक प्रबंधन है उसको भी कर्मचारियों को जो टीपीएस के संपर्क में रहने के निर्देश देने चाहिए, यानी जो हमें सीधा टीपीएस के पास नहीं जाना पड़े, हम लोग बैंक कर्मचारियों के संपर्क में रहें अपने कोई भी क्लेम के लिए। अगर कोई भी शिकायत है तो हम उसकी शिकायत हमारे उच्च अधिकारी, बैंक के जो उच्च अधिकारी है उनको करें, और जो हमारी यूनियन है उनको करें। ओपीडी में हम लोग इलाज कराते हैं, उसका भी हमें रिम्बर्समेंट है वो मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों, जैसे एक जिसका आगे कहा गया है कि दांत की अगर जांच करवाते हैं, रूट कैनाल वगैरह करवाते हैं, उसका भी हमें पैसा मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें कहा गई है। इस सेटलमेंट के अंदर यूनियन द्वारा डिमांड की गई है। दोस्तों अभी वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी जो डिमांड है उनके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।